वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न पूछा गया है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। विकल्प में है अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपने सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर जो सही विकल्प आएगा उसका चयन करते हैं। तो ये आएगा विकल्प ए, अधिगम। इसे अधिगम कहा जाता है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहा जाता है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो यहाँ पर व्याख्या दी गई है इसे देख लेते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहा जाता है। किम्बले ने भी अधिगम को इसी प्रकार परिभाषित करते हुए कहा कि पुनर्वलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम होता है। आपने याद रखना है कि जो ये कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है, ये वाला कथन तो ये कहा था किम्बले ने। तो जब आप परीक्षा देते हैं तो वहाँ पर स्पेसिफिक विद्वान के बारे में पूछा जाता है कि ये कथन किसका है या किम्बले का कथन कौन सा होगा, तो ये कथन इसका हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है। तो जो अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य माना जाता है, तो चलिए विकल्प का चयन करें, कौन सा सही होगा यहाँ पर। विकल्प ए है व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, व्यवहार परिवर्तन या स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो दूसरे का सही उत्तर का चयन करें, क्या होगा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, व्यवहार परिवर्तन। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य होता है व्यवहार परिवर्तन करना। अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हो या कुछ चीज़ सीखते हो, अधिगम का अर्थ होता है कुछ चीज़ सीखना, ठीक है ना। कोई भी कार्य जो आप सीख रहे हो उसे अधिगम कहा जाता है। तो जो आपके व्यवहार में परिवर्तन कर दे उसका तात्पर्य अधिगम से होता है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। अधिगम का सबसे प्रमुख कार्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना है ताकि बालक अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सके। तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या थी। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं ये पिछले टैटों में पूछे गए हैं, इसलिए ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 3, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। विकल्प में है स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। तो सही विकल्प का आपने यहाँ पर चयन करना है। तो सही विकल्प हो जाएगा स्मृति। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति। तीसरे का सही विकल्प यहाँ पर स्मृति नहीं होगा, तो ये हो जाएगा सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा सीखना। तीसरे का सही विकल्प बी हो जाएगा। आगे थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या देख लेते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी है तो वह जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है और उसे काटते ही उसका तीखा का ज्ञान उस बच्चे को हो जाता है और बच्चा रोने लगता है, इसलिए वह मिर्ची को फेंक देता है। फिर उसके पास कभी नहीं जाता है क्योंकि उसने अनुभव से सीखा लिया है कि लाल मिर्च कड़वी होती है या तीखी होती है। इस प्रकार सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। मनोवैज्ञानिक सिम्पसन के अनुसार व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। तो ये कथन किसका होगा, तो ये हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक सिम्पसन के द्वारा। तो ये भी आपको कहीं नोट डाउन करना है, ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो वीडियो के एंड में आपने बताना है कि जो जितने भी प्रश्न आज हमने डिस्कस किए हैं उनमें आपके कितने सही हुए हैं। अगला प्रश्न है 4, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। विकल्प में है कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन, वैयक्तिक समायोजन। तो चौथे का सही विकल्प क्या होगा, तो ये हो जाएगा चौथे का सही विकल्प सी, व्यवहार में परिमार्जन। ये सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है। यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यवहार में परिमार्जन है। इसलिए कॉल्बिन ने कहा है पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा
हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो ये कथन किसका होगा? कॉल्बिन का। कॉल्बिन कहते हैं पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। आगे है अधिगम की विशेषताएं एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो उसी से संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न है 5। इसमें पूछा गया है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? विकल्प में है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है। तो चलिए 5वें का सही विकल्प बताइए क्या होगा? तो जो 5वें में सही विकल्प होगा तो वो होगा योग्यता सुधार्य है, अर्थात योग्यता में आप सुधार कर सकते हो। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो ये होगा विकल्प सी। व्याख्या को भी देख लेते हैं। यहाँ पर योग्यता सुधार्य है, यह अधिगम की धारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त कथन है। यहाँ योग्यता सुधार्य का अर्थ है किसी भी योग्यता से जिसे व्यक्ति ने अर्जित किया है, अधिगम द्वारा उसमें सुधार किया जा सकता है। अधिगम द्वारा उसमें क्या किया जा सकता है? सुधार किया जा सकता है। मॉर्गन और गिलीलैंड ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन का अर्थ था सुधार है, जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। इससे भी अधिगम की धारणा योग्यता सुधार्य है के रूप में स्पष्ट हो जाती है। तो ये कथन किसका होगा? मॉर्गन और गिलीलैंड का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो यहाँ पर जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देंगी तो इसमें जो पहला हो जाएगा संयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, और दूसरा हो जाएगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन। 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो जो विकल्प डी है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं पहले। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने वाली है संयोगात्मक अधिगम वातावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, अध्यापक की संरचनात्मक भूमिका, रोचक पाठ्य सामग्री इत्यादि। ये सब सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने वाली एक्टिविटी हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 7वां। इसमें पूछा गया है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। तो बताना है कब अधिक प्रभावशाली होगा। विकल्प ए है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। दूसरा है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तीसरा है शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। चौथा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो चलिए 7वें का सही चयन करें क्या होगा यहाँ पर। तो 7वें का सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प बी। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तब होगा ये सर्वाधिक प्रभावशाली। तो 7वें का सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या देख लेते हैं। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली तब होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम के फलस्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन इन्हीं 3 पक्षों से हो सकता है। छात्रों के व्यवहार में होने वाले इन 3 प्रकार के परिवर्तनों के आधार पर ही बेंजामिन एम ब्लूम ने शिक्षण अधिगम के उद्देश्य को 3 भागों में बांटा है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो किसके द्वारा छात्रों के व्यवहार को 3 भागों में बांटा गया है, तो ये बन रहा था ब्लूम्स के द्वारा। अगर आपने BI टाइम इन चीज़ों को पढ़ा होगा तो आपको ज़्यादा पता होगा इन चीज़ों के बारे में कि जो ब्लूम की सिद्धांत थे क्या क्या थे, ब्लूम ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। तो उनमें जो 3 प्रमुख थे उन्हें देख लेते हैं। संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और मनोचालक उद्देश्य, ये 3 भाग ब्लूम ने किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। विकल्प में है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। दूसरा है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तीसरा है अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है। और चौथा है अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है।
तो चलिए 8वें का सही चयन करें, क्या होगा यहाँ पर। तो जो 8वें का सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए। क्या है इसमें, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो ये एक विशेषता नहीं होगी अधिगम की। बाकी विशेषण देख लेते हैं। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, सही है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, तो ये भी सही होगा। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। यूगम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन विद्वान हैं, यूगम और सिम्पसन। विशेषताएं इस प्रकार से हैं। अधिगम अभिवृत्ति है, अधिगम समायोजन है, अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील है, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम क्रियाशील है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं अधिगम के बारे में, इन्हें नोट डाउन करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। अधिगम समायोजन है, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, अधिगम विकास है, अधिगम परिपक्वता है। तो 9वें का सही विकल्प क्या होगा। तो जो 9वें का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अधिगम ज्ञान से भी आगे है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया कई तौर पर आपसे समझी जा सकती है। देख लेते हैं। अधिगम समायोजन है, बिल्कुल सही है। अधिगम विकास है, ये भी सही होगा। अधिगम परिपक्वता है, तो ये भी सही होगा। सिर्फ हम इसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कह सकते, ठीक है। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में समायोजन क्षमता का विकास तथा उच्चतम परिपक्वता के स्तर का विकास होता है। अधिगम का संबंध ज्ञान से है, परंतु सिर्फ ज्ञान प्राप्ति से नहीं। तो देखिए, अधिगम का संबंध ज्ञान से है, परंतु सिर्फ ज्ञान प्राप्ति से नहीं। तो ऐसी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर दिख गया, चलो कोई बात नहीं। प्रश्न है 10, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। विकल्प में है स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया या उपयुक्त सभी। तो आप सभी ने उत्तर तो देख लिया होगा, चलो कोई बात नहीं। तो जो उपयुक्त सभी ये अधिगम के लिए आवश्यक होंगे। क्या क्या, स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, देख लेते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूछा जा सकता है कि क्या अधिगम प्रक्रिया है। तो बिल्कुल दोस्तों, अधिगम एक प्रक्रिया है, इसका ध्यान रखना है। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक छात्र में समझ विकसित होती है जो समस्या के समाधान में सहायक होती हैं। अधिगम का अर्थ सीखना होता है जो कई प्रकार से हो सकता है। स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, निर्देशन, परामर्श आदि। तो ये कुछ एक इसकी विशेषताएं थी। आशा करता हूँ आपने पूरी वीडियो ढंग से देखी होगी।